Good morning, students. Welcome to you in your political science class. And you know our chapter number 6, the crisis of democratic order is complete according to the NCERT book. In that chapter we read about the emergency imposed by Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister, then the election of 1977, and first time there was the opposition government formed in the country by Janata Dal. So beside that work which we completed, some new addition is there according to the revised syllabus of the CBSE, which is given now. According to this, some extra part is also included in this chapter. सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो है, कुछ फिलोसफर्स और उनके व्यूज़, उनकी थ्योरी जो है वो इस सिलेबस में, इस चैप्टर में ऐड कर दी गई है. और इन दिस द न्यू syllabus which is there in this chapter that include the Ram Manohar Lohia and socialism and Deen Dayal Upadhyay and integral humanism. Two another parts are there in this chapter, that is about the Jayaprakash Narayan and total revolution, and one is the democratization of the politics. तो ये चार पार्ट जो हैं आपकी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नए एडिशन में हो गए हैं. आई हैव सेंड यू द PDF अर्लियर अबाउट इट. सम अनदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दिस, जो कि कुछ और इंफॉर्मेशन है राम मनोहर लोहिया के बारे में और दीन दयाल उपाध्याय के बारे में और जयप्रकाश नारायण और टोटल रेवोल्यूशन के बारे में, दैट विल बी सेंड टू यू इन योर ग्रुप. आपके ग्रुप में वो और भी जो है सेंड कर दी जाएगी आज ही. तो आपने ये सारे का सारा वर्क जो है अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है. तो हम आज की क्लास में हम इसी एक्स्ट्रा पार्ट की बात करने जा रहे हैं. देखिए, सबसे पहले है राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म. देखिए, राम मनोहर लोहिया जो है, he has been one of the main component of socialism in India. देखिए, सबसे पहले अगर हम समाजवाद की बात करें तो समाजवाद की शुरुआत या उसकी कंसेप्ट जो थी वो किसने दी? दैट वाज द गिवन बाय द राम मनोहर लोहिया. उन्हीं के द्वारा ये सोशलिज्म या समाजवाद, जिसमें कि देश का जो मनी होती है सोशलिज्म में, दैट इज नॉट कंसंट्रेटेड इनटू फ्यू हैंड्स and equal distribution of all the resources is there according to socialism. That concept was given by Ram Manohar Lohia. तो राम मनोहर लोहिया के बारे में और सोशलिज्म के बारे में हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे, जो कि एक्स्ट्रा वर्क है. लिसन इट केयरफुली. देखिए, राम मनोहर लोहिया जो है, he was born at Akbarpur, which is now in Uttar Pradesh, on March 23rd, 1910. He lost his mother at a young age and brought up by his father. He graduated from the Calcutta University in 1929 and did the doctoral study at Germany. उन्होंने अपनी PhD जो थी वो जर्मनी में की 1920 से 1929 से लेकर 1933 तक. और लोहिया wrote his PhD thesis on the topic of salt taxation in India. उन्होंने अपना PhD जब की जर्मनी से, तो उसका जो टॉपिक था PhD का, उसका नाम था salt taxation in India. And he also focused on the Gandhi's socio-economic theory. तो उसके बाद अगर हम उनके थॉट्स की बात करें, he was the founder of Congress Socialist Party CSP. इंडिया में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का CSP का जो फाउंडर था वो राम मनोहर लोहिया को ही माना जाता है, विद जयप्रकाश नारायण. और उन्होंने एंड ही वाज द एडिटर ऑफ द माउथपीस कांग्रेस सोशलिस्ट. और एज पार्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, ही evolved the theory of third camp in world affairs. और उन्होंने जो उस टाइम
टू ब्लॉक्स जो थे और उनके अंदर जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने एक नई कंसेप्ट दी, थर्ड कैंप, जैसे कि नॉन अलाइंस मूवमेंट है, यानी कि कोल्ड वॉर दो ग्रुप में थी। यू नो दिस, यू रीड अबाउट द कोल्ड वॉर इन योर प्रीवियस चैप्टर, एरा ऑफ कोल्ड वॉर। तो कैसे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट ब्लॉक के अंदर कोल्ड वॉर चल रही थी और इंडिया एंड इजिप्ट एंड सम अदर कंट्री अपोज्ड इट। तो ऐसा ही राम मनोहर लोहिया ने भी इस कोल्ड वॉर की कंसेप्ट को रिजेक्ट किया और उन्होंने एक नया आइडिया दिया, थर्ड कैंप। और इसके साथ साथ जो लोहिया है, लोहिया वॉज दी एट द फोर फ्रंट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की अग्रगामी रहे, वो सबसे आगे रहे। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि दिस क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1942। तो उसके अंदर इन्होंने, लोहिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और ही ऑल्सो फाउंडेड द आज़ाद हिंद रेडियो। ड्यूरिंग दिस फेस, अंडरग्राउंड फेस में ही क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो जो था वो उसके फाउंड किया अंडरग्राउंड फेस। इसके साथ ही अपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ द लोहिया। क्योंकि हम एक्स्ट्रा करेंगे जितना हमारे पास सीबीएसई से मैटर आया है, डिसाइड दिस हम थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू दिस। तो ही फाउंडेड he started means he was the supporter of Quit India movement. He opposed the partition of India in 1947 और इसके साथ साथ he was the opinion that industrialization of Western Europe was due to the exploitation of their colonies। क्योंकि आज जो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं they had become industrialized। Why they had become industrialized? Due to the exploitation of colonies like India, Asia, Africa. There was colonialism before 1947. India was a colony of Britain। तो ये उन्होंने कहा कि ये ब्रिटेन और जितने भी कंट्रीज हैं वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया है अपनी कॉलोनीज का। और आफ्टर दैट अगर हम लोहिया की बात करें, he wanted economic equality should be there, economic equality, and he wanted the exploitation जो है that should be ended। कंट्री में पूरी की पूरी इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए और he wanted the public ownership of the large scale industry। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी क्या है, वो पब्लिक सेक्टर में हो। और इसके साथ he wanted to reconstruct the Indian economy with land reform, with land to the tiller, जो कि बाद में जीपी का और एक बहुत जयप्रकाश नारायण का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्लोगन रहा 1977 में। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट स्लोगन ऑन विच द इलेक्शन वर फॉट, लैंड टू द टिलर। टिलर मतलब जो लोग काम कर रहे हैं लैंड के ऊपर उनको लैंड दी जाए, जिनके पास अनलिमिटेड लैंड है उनको, गरीबों में और पीजेंट्स में जो कम जिनके पास लैंड है उनको दे दी जाए। और ही वांट्स कि जो लिमिट्स ऑन द टू बी इम्पोज्ड ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर हम इसके बाद और बात करें कि लोहिया ने और क्या क्या यूज़ किए, he analyzed the caste system and advocated that treatment for the backward classes और the other जो lower caste हैं उनको equal treatment जो है दिया जाए। He demanded 60% reservation in all area of public life for women, backward and the backward among the religious minority group। 60% रिजर्वेशन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस को उनके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। ही वॉज एंटी इंग्लिश और ही डिज़ायर्ड, उनका ये विचार था कि कंट्री के जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, एलिट्स प्रोफेशंस हैं, दैट मस्ट नॉट रिमेन एलिनेटेड फ्रॉम द मासेस। उन्होंने कहा कि जितने एंटी इंग्लिश के लोग कह रहे थे कि इनके अकॉर्डिंग कि ही वांटेड इंग्लिश टू बी रिप्लेस्ड बाय रीजनल लैंग्वेजेस। जो इंग्लिश है उसको रिप्लेस किया जाए रीजनल लैंग्वेजेस से और हिंदी को रिप्लेस इंग्लिश एज द लिंक लैंग्वेज। हिंदी को लिंक लैंग्वेज के तौर पर
इंग्लिश से रिप्लेस किया गया, क्योंकि बहुत सारे अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम लोहिया के अकॉर्डिंग जो है, बहुत सारे इंडिया के जो मासेस हैं दे आर इलिटरेट, सो द ऑल इंग्लिश जो है उसका यूज़ ना होकर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो हैं, ओरिजिनल लैंग्वेजेस जो हैं, उनका हिंदी को लिंक लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाए। और आफ्टर दैट लोहिया एडवोकेटेड दैट ही कॉइन्ड द फ्रेज फोर पिलर स्टेट। फोर पिलर स्टेट, उन्होंने एक फोर पिलर स्टेट जो था उसको फेवर किया। ये फोर पिलर जो है वो कौन कौन से फोर पिलर होंगे? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन वांटेड कि ये जो पूरा का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फोर पिलर हैं। जैसे अगर आज हम बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर, देन स्टेट इज देयर, देन लोकल गवर्नमेंट, पंचायत आर देयर, म्यूनिसिपैलिटी इज देयर, बट उन्होंने फोर पिलर कौन सी बात की? वन शुड बी एट द सेंट्रल लेवल, सेकेंड वन शुड बी एट द रीजन लेवल, एंड थर्ड वन शुड बी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड फोर्थ वन शुड बी एट द विलेज लेवल। सेंट्रल, रीजन, फेडरल, रीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। तो इसमें उन्होंने फोर पिलर स्टेट जो है और उसकी कंसेप्ट दी, एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड द पंचायती राज सिस्टम। और लोहिया जो थे कि विद रिस्पेक्ट टू कम्युनल टेंशन एंड कंफ्लिक्ट, वो चाहते थे कि ही मेड अ डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमनिस्ट एसेंस ऑफ द हिंदुइज्म और नैरो माइंडेड रूल्स ऑफ इट्स फॉर्मेटिंग कम्युनल टेंशन। और उसके साथ साथ जो लोहिया की राइटिंग की अगर हम बात करें तो उनकी राइटिंग जो है इंग्लिश में फंडामेंटल्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, गिल्टी मैन्स ऑफ इंडियाज पार्टीशन और कास्ट सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी, फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, मार्क्स, गांधी, सोशलिज्म, इनके बारे में उनकी जो राइटिंग थी वो हुई। और नॉर्थ राम मनोहर लोहिया, he was also the father of non-congressism। उनको नॉन कांग्रेसिज्म, खाली उन्होंने सोशलिज्म ही नहीं सपोर्ट की, उनको नॉन कांग्रेसिज्म का फादर भी बोला जाता है। he was the champion of the backward classes, he championed against poverty, unemployment, gender, he wanted gender जो differences and inequality and that should not be there। और इसके साथ वो चाहते थे कि कल्चरल पॉलिटिक्स, उनकी कल्चरल पॉलिटिक्स की बात करें तो दैट इंक्लूड द एफर्ट टू ऑर्गेनाइज ए रामायण मेलास, ताकि दिस वाज एन एफर्ट टू ब्रिंग इंडियन लैंग्वेजेस क्लोजर, एंड ही इंडियन लैंग्वेज को क्लोजर लाने के लिए उन्होंने रामायण मेला जो थे वो चाहते थे। और ही ऑल्सो गेव ए कॉल फॉर क्लीनिंग रिवर and protecting pilgrim centers। Then he also wanted to protect the rights of Adivasis। अगर हम इंटरनेशनलिस्ट के तौर पे उनकी बात करें, he advocated pacifism and opposed nuclear weapon। He protested against the nuclear weapons। He also protested against the racial inequality। और अगर लोहिया has faded away many of his thoughts and ideas, जो कि आज भी इंडिया की पॉलिटिक्स में याद किए जाते हैं। और इसके साथ ही ऑल्सो चैम्पियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है विच वाइल एसोसिएटिंग हिज सोशलिज्म, उसमें उन्होंने जो समाजवाद का नारा दिया उसके साथ उन्होंने एक न्यू वर्ड लगा दिया, दैट वाज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है उसके अकॉर्डिंग उनका जो वाइल एसोसिएटिंग सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी, और लोहिया उन्होंने बोथ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जो थे उन्होंने उसको कंसिडर किया, लेकिन उनका जो प्रिंसिपल थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के, दैट वाज हैज़ टू ऑब्जेक्टिव। उसके दो ऑब्जेक्टिव थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के। नंबर वन, द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग, एंड द नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ
डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। दो ऑब्जेक्टिव क्या थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के? वन विल बी, एक अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें वो था हाउसिंग और फूड, और दैट विल बी इकोनॉमिक, और जो नॉन इकोनॉमिक होगा वो होगा डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। तो इन दिस वे उन्होंने 4 पिलर की कंसेप्ट भी दी और विलेज की जो है पंचायती राज में इम्पोर्टेंस दी, और इस हम कह सकते हैं कि लोहिया जो है तो लोहिया अपने सोशलिज्म की बेस्ड हिज प्रॉमिसेस ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और उन्होंने एक और राजनीति दी, चुबारा राजनीति। ये चुबारा राजनीति क्या थी? ही सपोर्टेड ए पार्टी ऑफ सोशलिज्म एज एन अटेम्प्ट ऑफ मर्जिंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, कि सोशलिज्म की लाना है तो जितनी भी पार्टीज हैं उनको आपस में मर्ज करना होगा और आपस में मिलना होगा। द पार्टी ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू लोहिया शुड हैव 3 सिंबल। इस पार्टी के, जिसमें कि सारी ही पार्टीज होंगी, उसके 3 सिंबल होंगे। नंबर 1 स्टेट प्रिपेयर टू मेक एफर्ट्स, नंबर 2 वोट, पावर ऑफ वोटिंग, एंड थर्ड प्रिजन, विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइस। तो ये रूल्स जो हमने एक्स्ट्रा में किए, दीज आर द वेज ऑफ रामानंदन लोहिया। और अगर हम अगला एक और छोटे से रूल्स की बात करें तो वो है दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये दीनदयाल उपाध्याय जो है, ही वॉज ऑल्सो ए फिलोसोफर, सोशियोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन। वो भी एक इकोनॉमिस्ट भी हुए, सोशियोलॉजिस्ट भी हुए, समाजशास्त्री भी हुए, एक पॉलिटिशियन भी थे। और उन्होंने जो अपना आइडिया दिया, दैट वाज द आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है, दैट वाज व्हिच वाज इंटेंडेड टू प्रेजेंट एन इंडिजिनियस सोशो इकोनॉमिक मॉडल। ये सोशो इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने पेश किया इन विच ह्यूमन बीइंग रिमेन एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन्स हैं वो सारे दैट विल द सेंटर, वो सेंटर होंगे इन ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट उनके अकॉर्डिंग चाहिए तो एक जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर है, जहाँ तक सारी डेवलपमेंट पहुँचनी चाहिए, वो होगा ह्यूमन्स। कि ह्यूमन जो है दैट इज द सेंटर, दैट इज द गोल, एंड द फोकस ऑफ ऑल द डेवलपमेंट विल बी द ह्यूमन बीइंग। तो और इसी उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो आइडिया था, द एम ऑफ दिस इज टू इंश्योर डिग्निफाइड लाइफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। हर एक ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो डिग्निफाइड होनी चाहिए, और बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और इसके साथ साथ जो ह्यूमनिज्म है वो इट इन्हांसेस नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आर इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। तो फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो उन्होंने आइडिया दिया, जिसमें इंसान को, ह्यूमन को एक सेंटर माना, उनके अकॉर्डिंग उसके 3 प्रिंसिपल्स होंगे। नंबर 1, फर्स्ट वन विल बी द प्राइमेसी ऑफ द होल नॉट पार्ट, सेकेंड वन सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा, थर्ड वन ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं इसको, जस्ट लिसन इट अगेन। नंबर 1 प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, सेकेंड वन सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा, थर्ड वन ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। कि एक तो सबसे पहले ह्यूमन की प्राइमेसी उसको दी जाए, धर्म की सुप्रीमेसी हो, और सोसाइटी जो है उसकी ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी इज फ्रीडम। दीनदयाल उपाध्याय अपोज्ड बोथ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। उन्होंने दोनों कैपिटलिज्म को, कि जो कि यूएस के द्वारा फॉलो कर लिया था, कैपिटलिस्ट जो इंडिविजुअलिज्म था, और जो सोशलिज्म था जो कि यूएस के साथ के द्वारा फॉलो किया गया था, उन दोनों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उनके अकॉर्डिंग जो है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है दैट ओनली कंसिडर द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी और माइंड की ज़रूरत को पूरा करती हैं, लेकिन दे आर बेस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक पर्पसेस। उसे सिर्फ ह्यूमन बॉडी और माइंड की जो है वो उसकी नीड्स को पूरा करना चाहती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, ही एम्फेसाइज्ड मोर ऑन द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर
मार्क्सिज्म और सोशलिज्म और जो कैपिटलिज्म जो है उसके अंदर सिर्फ माइंड और साथ साथ बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आत्मा की शुद्धि नहीं होती। आत्मा की शुद्धि के लिए भी जरूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना जरूरी है, तो उसी से उसकी फुल डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है दैट इज मिसिंग इन कैपिटलिज्म एंड एज वेल एज इन सोशलिज्म। तो इन दिस वे ही वांटेड प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड। तो उन्होंने कहा कि पर्सन की प्योर सोल जो है वो होनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय इन वांटेड अ क्लासलेस, कास्टलेस एंड कन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम, जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, जिसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा और कोई बिल्कुल कोई वर्ण नहीं होगा और कोई कास्ट नहीं होगी। तो इन दिस वे दीज आर द व्यूज ऑफ टू पर्सन। In our next class we will do about the Jayaprakash Narayan and democratization of politics. All of you are supposed to read the chapter, complete the assignment, learn the work side by side, and note down all these points in your paper. Thank you very much.